जय हिंद बच्चों, एक बार सभी का स्वागत है आपके हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को हमारे साथ मिलकर और बेहतर बना रहे होंगे। प्यारे साथियों, जैसे कि आपको पता है कि हम परसेंटेज चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं और परसेंटेज चैप्टर के अंदर बेटा मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये बात मैंने आपको बता दिया था कि जब हम प्राइस का मल्टीप्लीकेशन कंजप्शन में करते हैं तो इक्वल टू आता है एक्सपेंडिचर के। मतलब अगर आप कीमत का मल्टीप्लाई खपत में करोगे तो वो आपका बनता है खर्चा। इस पॉइंट से रिलेटेड जितने टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपके सामने सभी डिस्कस किए। आज की जो क्लास है बेटा उसके अंदर कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि हम किस तरीके से उन क्वेश्चंस को इसके बेस पर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सभी बच्चे तैयार हो जाइए हमारे साथ में और ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ बच्चे जुड़ जाइए। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चंस में बोला है द प्राइस ऑफ टिकट ऑफ ए थिएटर इज इंक्रीज बाय 25% बट देयर इज नो चेंज इन द रेवेन्यू ऑफ द ओनर्स इनकम। फाइंड द इफेक्ट ऑन द नंबर्स ऑफ विजिटर्स। मतलब ये बोला है कि एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। यानी हमारे पास जो बात करी गई है वो सिनेमा हॉल के टिकट के बारे में बात करी गई है और उसका प्राइस इंक्रीज हो गया 25%, लेकिन सिनेमा हॉल के मालिक के आय पर कोई इफेक्ट नहीं आया। तो हमसे कहा कि दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो, यहाँ पर तीन चीजों की बात है। एक तो ओनर्स की जो इनकम है उसकी बात कर रहे हैं, सेकंड हमारे पास नंबर ऑफ टिकट्स है और हम बात कर रहे हैं बेटा प्राइस की। किसकी बात कर रहे हैं? प्राइस की। तो देखो, हम कुछ इस तरीके से समझेंगे, जैसे यहाँ पर बात कीमत की करी गई है ना बेटा, यहाँ पर बात किसी गई है कीमत की करी गई है, तो हम यहाँ पर जो प्राइस ऑफ टिकट है उसकी बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर भी बेटा हम प्राइस की ही बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइस ऑफ क्या है? टिकट है। मतलब जो टिकट है ना उसकी कीमत की बात करेंगे यहाँ पर। दूसरा, जैसे खपत का मतलब क्या था? जब हमने उस टाइप के क्वेश्चन करे तो वहां पे हम कोई चीज कितनी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या मतलब है खपत से? यहाँ पर मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ टिकट्स। मतलब आप कितने टिकट यूज कर रहे, हम यहाँ पर उसको खपत के तरीके से कंसीडर करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर कहने लगूं नंबर ऑफ क्या? टिकट, तो ये हमारे काम करेगा किसका? ये कंजप्शन का काम करेगा, खपत का काम करेगा। और जैसे कि मान लिया यहाँ पर खर्चा होता था, है ना, यहाँ पर क्या होता था? खर्चा होता था। तो हम यहाँ पर बात करेंगे ओनर की इनकम से। किससे बात करेंगे? ओनर की इनकम से समझेंगे इस चीज को। तो यहाँ पर किसको डिनोट करेगा बेटा? यहाँ पर डिनोट करेगा किसको? इनकम को डिनोट करेगा, ओनर्स की इनकम, मतलब आय को डिनोट करेगा, या आप कह सकते हो रिवेन्यू। ठीक है, क्या बोलोगे आप? रिवेन्यू बोलोगे। तो इस तरीके से यहां पर हमने क्या काम किया कि प्राइस ऑफ टिकट, नंबर ऑफ टिकट्स और जो वहां से इनकम आती है वो हमने इस कॉन्सेप्ट पर बना लिया। अब जैसे प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर वर्क करता है, ऐसे ही वर्क ये करेगा कि जैसे मान लिया अगर मैं आपसे ये कहने लगूं कि क्या इनकम क्या हो गया बेटा? कांस्टेंट हो गया। इनकम क्या हो गया? कांस्टेंट है, मतलब जो कमाई हो रही है वो चेंज नहीं हो रही है ना। तो आप उस कंडीशन में क्या कहोगे? आप ये बोलोगे कि जो प्राइस ऑफ टिकट है ना, अगर जिस रेशो में प्राइस ऑफ टिकट इंक्रीज हो रहा है उसके रिवर्स ऑर्डर में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टिकट क्या हो जाएगा? वो बन जाएगा, नंबर ऑफ टिकट बन जाएगा किसके अकॉर्डिंग? प्राइस ऑफ टिकट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहा है यहाँ पर। जैसे हम ये कहते थे कि प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी प्राइस इक्वल टू पहला आप लिखते थे एक्सपेंडिचर अपॉन कितना? कंजप्शन, ऐसे लिखते थे आप, है ना। फिर आप कहा था कि अगर आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया बेटा? कांस्टेंट हो गया, तो आपने कहा कि प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1 अपॉन कंजप्शन के, यानी जो प्राइस का रेशो होगा उसका उल्टा कंजप्शन का रेशो होगा। ऐसे मैं यहां पर बात करूंगा कि यहां पर मैं क्या दिया? जब मैं प्राइस लिखूंगा ना बेटा तो आप समझ जाना प्राइस ऑफ टिकट है। जब मैं प्राइस लिखूंगा तो समझना प्राइस ऑफ टिकट है,
और जब मैं लिखूंगा बेटा टी, इसका मतलब है नंबर ऑफ टिकट्स, कितने टिकट्स हम यूज कर रहे हैं, और इक्वल टू क्या हो गया आपका इनकम हो गया, है ना, इक्वल टू क्या हो गया इनकम हो गया। इसी तरीके से पी जो हो जाएगा आई अपॉन क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर आई अपॉन टी हो जाएगा, या पर प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका इनकम अपॉन कितना नंबर ऑफ टिकट्स हो गया। यानी यहाँ पर भी अगर ये आपका क्या बनेगा, ये अगर आपका कांस्टेंट हो गया, अगर ये चेंज नहीं हो रहा तो ये भी इसी की तरह काम करेगा कि जो प्राइस का रेशो होगा ना उसका उल्टा कर दो, टिकट नंबर ऑफ टिकट का रेशो आ जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करेंगे। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, देखो यहाँ पर देखो क्या करना है आपको। सबसे पहले देखो इसने कहा है कि मालिक के आय पर कोई इफेक्ट नहीं आया, तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि इनकम हमारी क्या होगी कांस्टेंट होगी। तो सबसे पहले बात कर रहा है कि इसकी प्राइस की बात कर रहा है, तो टिकट के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो वृद्धि कितनी की हो रही है, वृद्धि यहाँ पर कितने की हो रही है 25%। 25% की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/4 होती है। तो आप ये कह सकते हो कि जो प्राइस ऑफ टिकट है वो 4 से कितना हो गया बेटा 1 इंक्रीज हो गया, तो 4 से कितना हो गया 5 हो गया। मतलब अगर पहले एक टिकट का प्राइस 4 रुपए तो अब कितना हो गया बेटा 5 रुपए हो गया। तो नंबर ऑफ टिकट्स जो है वो क्या हो जाएगा, वो क्या बनेगा, अगर मान लिया ओनर की इनकम अब भी सेम ही है, जो इनकम पहले थी अभी भी वही इनकम है, तो मैंने क्या कहा कि जो टिकट का रेशो बनेगा वो क्या बन जाएगा 5:4 बन जाएगा। 5 से क्या बनेगा 4 बनेगा, इसका रिवर्स कर दोगे आप। तो बस ये पूछा है कि दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दर्शक का मतलब है यहाँ पर टिकट्स है बेटा, जितने टिकट बिकेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो दर्शक बनेंगे, है ना। तो आप ये कह सकते हो कि 5 थे, पहले टिकट थे 5, या पहले समझ लो दर्शक कितने थे 5 थे, तो अब कितने होंगे बेटा 4 हो गए। तो कितने की कमी हुई 1 की कमी हुई, किस पे कमी हुई बेटा 5 पे, और परसेंटेज के लिए 100% का साइन, तो ये कितना बनेगा आपका 20% बनेगा। आप कह सकते हो कि दर्शकों की संख्या 20% से कम हो जाती है, या आप ये बोल सकते हो कि टिकट की जो संख्या हो क्या होगा कितना हो गया 20% कम हो गया। बात समझ में आया। चलो तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चंस को भी रिलेट कर लिया उसी के साथ में, ठीक है। ये हर तरीके से प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर की तरह वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और टिकट की बिक्री में 10% की कमी हो जाती है, तो बताओ सिनेमा हॉल के मालिक की आय पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। अब एक बार बताओ, जब मैंने आपको ये कहा था प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, तो मैंने कहा था अगर प्राइस और कंजम्पशन में चेंज है ना, प्राइस और कंजम्पशन में चेंज है, आपसे क्या पूछा जाए एक्सपेंडिचर का पूछा जाए, तो आप क्या काम करोगे, आप क्या काम करोगे बेटा, आप सिंपल मेथड यूज करोगे, कौन सा x + y + xy बटे 100। लेकिन कब करोगे इसको मेथड को यूज, जब आपके पास जो चेंजेस हो रहा परसेंटेज में वैल्यू वो कैसे है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो यहाँ पर दोनों चीजें दी गई हैं। सबसे पहले कहा है कि प्राइस 20% इंक्रीज हो गया, तो जो प्राइस था ना बेटा वो इंक्रीज हो कितना 20% इंक्रीज हुआ है। और टिकट बिक्री का मतलब है टिकट क्या होगा बेटा यहाँ पर 10% की कमी होगी टिकट में। तो आप सिंपल मेथड यूज करोगे बेटा क्या x + y + xy बटे 100 ये यूज करोगे आप। तो x की वैल्यू क्या था 20 प्लस y की वैल्यू कितना आएगी, अगर वैल्यू नेगेटिव तो -10 हो जाएगा, प्लस 20 × -10 डिवाइडेड बाय 100, इससे कैंसिल आउट हुआ। तो 20 - के 10 10 और 2 × 2 कितना बना है -2, कितना आ गया आपका 8 आ गया, कितना बना आपका माइनस कितना बना 8 बना। और ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो क्या, आप ये बोल सकते हो कि जो रिवेन्यू है ना, जो इनकम है ओनर की वो क्या कैसी हो जाएगी 8% से बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको उसी मेथड से क्वेश्चन सोल्व करना, रेशो वाले मेथड से सोल्व करना है, तो सबसे पहले देखो आप 20% इंक्रीज हुआ है ना, 20% इंक्रीज हुआ है, तो प्राइस इंक्रीज हुआ है टिकट का। 20% की वैल्यू 1/5, 5 से कितना हो गया बेटा 6 हो गया। 20% की वैल्यू 1/5 होती है, 5 से कितना होगा 6 हो गया। और अगर मैं नंबर ऑफ टिकट्स की बात करूंगा तो नंबर ऑफ टिकट्स में क्या 10% की क्या हुआ डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है। तो 10% की वैल्यू कहती है 1/10, यानी 10 से कितना हो गया बेटा 9 हो गया, 10 से कितना हो गया 9। अब आप ये देखो, अगर आपको निकालना है इनकम, क्या निकालना बेटा इनकम निकालना है, या आपको क्या निकालना रिवेन्यू निकालना है, तो आप क्या काम करते हो प्राइस का नंबर ऑफ टिकट्स में मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5 का 10 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा बेटा 50, और 6 का 9 में करूंगा 6 में कितना आएगा 54 बनेगा। तो 50 से कितना होगा 54 होगा, तो प्लस का कितना
4 इंक्रीज हो गया, 50 पे परसेंटेज के लिए गुणा 100 परसेंटेज का साइन, 50 दूनी 100, 4 दूनी कितना आएगा 8, तो 8% से क्या बन जाएगा इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो चाहे तो आप रेशो मेथड से सोल्व कर लो, चाहे आप डायरेक्टली यूज करो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। बात समझ में आया यहां तक? चलो आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। देखो क्या बोला, एक सिनेमा हॉल के टिकट की कीमत 40% से बढ़ जाती है, यानी यहाँ पर बात करी गई है प्राइस की, और प्राइस कितना होगा 40% से इंक्रीज हो गया। उसके बाद बोला है कि टिकट की बिक्री पर 20% घट गया। जो टिकट की बिक्री है, टिकट की बात कर रहे हो, कितना बेटा 20% से क्या हो गया कमी हो गया। तो आपसे पूछा मालिक के राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम क्वेश्चंस है, क्या यूज करोगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। यहाँ पर x की वैल्यू बताओ कितनी है 40, ये कैसा डिग्री घट रही है तो माइनस के रखोगे, माइनस के 20 प्लस 40 गुणा माइनस का 20 डिवाइड बाय 100, इससे कैंसिल आउट हुआ। 40 माइनस 20 कितना आएगा 20, और 4 टू 8 तो माइनस का 8 आया, तो 20 माइनस का 8 कितना बनेगा बेटा 20 माइनस के 12 बनेगा। तो इसका मतलब 12% क्या हो जाएगा बेटा इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि जो उसका रिवेन्यू है, यानी जो उसके मालिक का जो राजस्व है वो क्या हो जाएगा 12% से बढ़ जाएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, जब प्राइस और नंबर ऑफ टिकट्स ये जो आपकी वैल्यूज है ये सीधी सीधी वैल्यूज है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तब आप सीधा अप्लाई करोगे। नहीं तो आपके पास दूसरा मेथड है जो मैंने बताया रेशो वाला मेथड, आप प्राइस का भी निकाल लो और उसका नंबर ऑफ टिकट्स का भी निकाल लो और मल्टीप्लाई कर दो दोनों की वैल्यू। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य 33.1/3% से बढ़ा देता है, वह उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि उसका वास्तविक मूल्य प्राप्त हो जाए। देखो कोई आर्टिकल है बेटा, है ना, सुनो ध्यान से, कोई भी आर्टिकल है, अगर आप उसका प्राइस इंक्रीज कर दोगे, क्या कर दोगे प्राइस, और इंक्रीज कितना कर दिया आपने 33:1/3%, 33.1/3% आपने इंक्रीज कर दिया प्राइस। तो पहले तो इस बात को यहां समझते हैं कि एक्चुअली इसका मतलब क्या भाई। इसको हम लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं बेटा। ये वाला जो वैल्यू होती है ना, ये वाली वैल्यू, इसको हम बोलते हैं इनिशियल वैल्यू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं इनिशियल, या आप कह सकते हो रियल वैल्यू, क्या बोल सकते हैं इसको रियल वैल्यू बोल सकते हैं। ठीक है, इनिशियल या रियल वैल्यू मतलब मूल संख्या कह सकते हो। तो अगर मान लिया आप मूल संख्या में बेटा 33.1/3% इंक्रीज करोगे, इसको बढ़ाओगे, तो बढ़ेगा कितना बेटा 1 बढ़ेगा। तो आप ये ऐसा कह सकते हो अगर स्टार्टिंग में 3 था, है ना, तो बाद में कितना हो गया, स्टार्टिंग में अगर कितना था बेटा 3 था, तो 1 बढ़ने के बाद कितना हो गया 4 हो गया। पहले अगर प्राइस 3 था किसी आर्टिकल का, तो अब कितने का होगा 4 का होगा। मान लिया मैं इस मार्कर की बात कर रहा, अगर ये पहले 3 रुपए का आता था, तो 33.1/3% बढ़ने के बाद कितना होगा 4 का हो गया। तो अभी इसकी कीमत है 4 रुपए, स्टार्टिंग में इसकी कीमत थी कितनी 3 रुपए, जिसको हमने कहा था वास्तविक मूल्य। क्या बोल रहा था इसको, ये जो आपका प्राइस है ना, ये वाला प्राइस, इसको बोलते हैं रियल। क्या बोलते हैं रियल, रियल ये कहते हैं वास्तविक। क्या बोलते हैं बेटा इसको वास्तविक मूल्य बोलते हैं, वास्तविक मूल्य की बात कर रहे हैं। ठीक है नहीं, अगर आप इस वाले मूल्य को अभी करंटली 4 हो गया है, अगर आपको ये वास्तविक मूल्य बनाना है तो बताओ कितने की कमी करनी पड़ेगी आपको। अगर आपको 4 से 3 बनाना है तो कमी कितनी करेगी, 1 की कमी करोगे, और कमी किस पे करोगे बेटा 4 पे करोगे। कमी किस पे करोगे 4 पे करोगे, और 1/4 का मतलब होता है 25%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप उसका रेट 25% से डिक्रीज कर दोगे, घटा दोगे, तो वो अपने रियल वैल्यू पर आ जाएगी, मतलब वास्तविक मान पर आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य 25% से बढ़ा देता है, वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि उसका वास्तविक मूल्य प्राप्त हो जाए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा, यही वाला 25% इंक्रीज हो गया इस बार मूल्य, तो 25% की वैल्यू 1/4 होती है। तो बेटा 4 से कितना हो गया, 1 बढ़ने के बाद कितना हो गया 5 हो गया, 4 से कितना हो गया 5 हो गया। अगर आपको वापस 4 पर लेकर आना तो 1 की कमी करनी पड़ेगी, किस पर 5 पर करनी पड़ेगी। 1 की आप कमी करोगे किस पर 5 पर करोगे। अगर 1 की कमी 5 पर है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा 20% आएगी। अब आप ये कह सकते हो अगर उसको वास्तविक मूल्य पर लेकर आना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको 20% की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो अभी क्या है कि हमने इस टाइप के क्वेश्चन के लिए टिकट वाले, अब देखो जो हम ये मेंसुरेशन पढ़ते हैं, मेंसुरेशन के अंदर जैसे हम 2D पढ़ते हैं, ठीक है, 2D के अंदर जैसे हम रेक्टेंगल पढ़ते हैं, स्क्वायर पढ़ते हैं, ये सब 2D के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब कुछ मेंसुरेशन से रिलेटेड जो हमारे पास फिगर्स होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लिया अगर मैं अगले क्वेश्चंस की बात करूं तो अगले क्वेश्चंस में ये कहा है कि एक आयत की लंबाई को 25% से बढ़ा दिया। जो आपके पास एक रेक्टेंगल होता है उसको 25% से इंक्रीज कर दिया, लेकिन उसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसकी चौड़ाई पर बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बेटा सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि जब मैं एक रेक्टेंगल की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, रेक्टेंगल की, तो देखो रेक्टेंगल जो होता है उसकी शेप आपको पता है, ये वाली शेप होती है ना, ये शेप रेक्टेंगल की होती है ना। इसको आप एल बोलते हो, लेंथ बोलते हो, लंबाई, और इसको आप क्या बोलते हो, चौड़ाई बोलते हो, ब्रेथ बोलते हो, बी। बात समझ में आई। अब हम इनों के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेंथ और ब्रेथ के अंदर चेंजेस कर रहे हैं। तो पहले तो हम ये एक बात समझते हैं कि अगर हम लंबाई का मल्टीप्लाई चौड़ाई में कर देते हैं, एल का मल्टीप्लाई बी में कर देते हैं, तो बेटा वो आ जाता है हमारे एरिया। क्या बन जाता है, वो हमारा एरिया बन जाता है, क्षेत्रफल बन जाता है। मतलब अगर मैं लंबाई की गुणा चौड़ाई में करूंगा तो वो कितना जाएगा, वो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल बन जाएगा। अब जैसे कि मान लिया हमने ये क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन किया, बेटा यहां पर भी 3 पैरामीटर थे हमारे पास, 1 2 3, यहां पर भी 3 पैरामीटर है, 1 2 3, और यहां पर भी 3 पैरामीटर है। तो यही कॉन्सेप्ट हम इस पे भी लगा सकते हैं कि आयत की लंबाई क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। आयत की लंबाई 25% से इंक्रीज कर दी बेटा। जो लंबाई है ना, ये लंबाई ये इंक्रीज कर दी 25% से, है ना। तो हमसे पूछा बताओ चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करें, डिक्रीज करें, जिससे एरिया वही रहे, सेम रहे। तो बस हमें क्या काम करना, वही वाली बात यहाँ पर अप्लाई करनी बेटा। हमें चेंज किस में देखना बेटा, हमें देखना चेंज एरिया में। हमें चेंज किस में देखना है, एरिया में चेंज देखना है। अब एक बार बताओ, अगर एरिया चेंज नहीं हो रहा, अगर एरिया चेंज नहीं हो रहा, तो आप ये कह सकते हो यहाँ पर एल इज इक्वल टू एरिया अपॉन बी। ये तो हो गई। जब मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है, अगर बेटा नई बात समझ में आ रही, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं ये कह सकता हूं कि लंबाई इज इक्वल टू होती है क्षेत्रफल अपॉन किसके, चौड़ाई के, है ना, ये इक्वल होगा। फिर मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि लंबाई जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन किसके, चौड़ाई के। ये कब कहा मैंने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब कहा, जब आपका क्षेत्रफल क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। बेटा कांस्टेंट का मतलब पता क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है जो चीज चेंज नहीं हो रही, उसका मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसी तरीके से काम करेगा कि जो भी लंबाई का रेशो होगा उसका उल्टा कर दो, किसका रेशो बन जाएगा, आपका चौड़ाई का रेशो बन जाएगा। अब जैसे कि मान लिया आपको लंबाई का रेशो पता, लंबाई का 25% बढ़ा दी। अगर मैं लंबाई की बात कर रहा हूं तो लंबाई 25% बढ़ा दी, 25% की वैल्यू होती है 1/4। आप कह सकते हो लंबाई 4 से कितनी कर दी, 5 कर दी, 4 से कितनी कर दी, 5 कर दी। अगर एरिया चेंज नहीं हो रहा तो आप ये कहोगे कि सर इसकी चौड़ाई का जो रेशो बनेगा ना वो 5 से कितना बनेगा, 4 बनेगा। चौड़ाई का रेशो कितना बनेगा, 5 से 4 बनेगा। तो बस यही पूछा है कि बताइए इसकी चौड़ाई को कितना कम किया जाए। तो आप देखो 5 से कितना कम किया जाएगा, 4 करना पड़ेगा, 5 से 4 करना पड़ेगा, तो इसके एरिया पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 5 से 4 करने के लिए 1 कम करना पड़ेगा, किस पे बेटा, 5 पे करोगे। और 1/5 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 20% होती है। तो इसका मतलब चौड़ाई को अगर आप 20% कम कर दोगे तो उसके क्षेत्रफल पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आया। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है बेटा, बोलो जल्दी से। अब एक क्वेश्चन मैं आपको इसी तरीके का प्रोवाइड कराता हूं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन के ऊपर एक आयत की लंबाई को 11 से 1/9% से बढ़ा दिया जाता है, लेकिन इसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बेटा इस क्वेश्चन को सभी बच्चे सोल्व करेंगे, एक बार सभी बच्चे एक बार खुद से सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। और सोल्व करने के बाद जल्दी से मुझे कमेंट में आंसर लिखो, बहुत जल्दी करके, फास्ट। लेंथ को इंक्रीज किया है, लेंथ को बेटा, और लेंथ कितना इंक्रीज किया है, 11 से ही 1/9% से लेंथ इंक्रीज कर दिया है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/9 होती है, ठीक है। अब मुझे इसका आंसर बताओ सभी बच्चे जल्दी से, कमेंट में आंसर बताओ भाई इसका।
सभी बच्चे कमेंट में इसका आंसर बताओ क्या क्या आ रहा है अभी। आया बेटा आंसर? ठीक है, जितने बच्चों ने सोल्व किया है वो एक बार अपने आंसर को चेक कर लेंगे। ठीक है, देखो लेंथ इंक्रीज करी है 11:1/9%, तो आप कहोगे 9 से कितनी होगी लेंथ? बेटा 10th हो गया। 9 से कितनी होगी? 10 होगी। तो अब आप ये कह सकते हो चौड़ाई कितनी, चौड़ाई का रेशो क्या बन जाएगा? 10 से क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। तो बताओ चौड़ाई कितनी कम करना पड़ेगा? एक कम करोगे, किस पे करोगे बेटा? 10 पे। और 1/10 की डायरेक्टली वैल्यू मैंने आपको बता रखी कितनी होती है बेटा? 10% होती है। 1/10 की क्या होगी? 10% होगी। तो चौड़ाई को अगर आप 10% कम कर दोगे उस पर एरिया पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाता है, इसका क्षेत्रफल 20% बढ़ जाता है, तो इसकी चौड़ाई पर क्या इफेक्ट आएगा? अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पर देखो चेंजेस क्या हो। सबसे पहले मैं चेंजेस बता देता हूं। जब लंबाई की बात करी तो लंबाई कितना बढ़ी बेटा? 50% बढ़ी है। अगर मैं एरिया की बात कर रहा हूं तो एरिया कितना बढ़ेगा? 20% बढ़ गया एरिया। कितना? 20%। हमसे पूछा है कि चौड़ाई पर बताओ क्या चेंजेस आया। चौड़ाई में चेंजेस पूछा आपसे, तो देखो ये बात आप ध्यान रखो हमेशा कि जब L इंटू बी इक्वल टू एरिया है, अब वैल्यू किसको चेंज करनी है आपको? भाई आपको आंसर निकालने के लिए रेशो किसका चाहिए? आपको आंसर चाहिए, मतलब रेशो चाहिए किसका? ब्रेथ का, चौड़ाई का चाहिए। तो अगर मैं तुमसे कहूं चौड़ाई कैसे निकालोगे आप? यहां से भाई 3 पैरामीटर है, 2 की वैल्यू पता है, 1 की वैल्यू निकालनी, चौड़ाई की वैल्यू। तो क्या आप b इक्वल टू a/l करोगे? नहीं करोगे? आप ये बताओ, क्या b इक्वल टू a/l करोगे या नहीं करोगे? तो ये बातें कुछ ऐसी हैं जो आपको पहले से याद करनी है। ठीक है, पता होना चाहिए तुम्हें कि अगर मैं L निकाल रहा हूं ना तो L निकालने की कंडीशंस में मुझे क्या करना पड़ेगा, है ना? इंक थोड़ा खत्म हो गया बेटा, इंक डाल देते हैं पहले। तो मैंने आपसे कहा कि जब आप b की वैल्यू निकाल रहे हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि b तब निकलेगा जब मैं l को a के डिवाइड में लेकर जाऊंगा, है ना? यानी अब जब मैं क्वेश्चन को सोल्व करूंगा ना तो पहले मैं क्या काम करूंगा? रेशो लिखूंगा किसका? एरिया का। और फिर रेशो किसका लिखूंगा बेटा? लंबाई का लिखूंगा। तब आपके अपने क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। जैसे मान लिया मुझे a की वैल्यू पता, किसकी वैल्यू पता? a की। a कितना है बेटा? 20% से बढ़ गया है। तो अगर a 20% से बढ़ेगा तो 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। तो अब ये कह सकते हो आप 5 से कितना हो गया? a 6 हो गया। फिर आप देखो लंबाई, क्योंकि डिवाइड में क्या आपकी लंबाई है भाई, पहला आपने एरिया का रेशो निकाल लिया, एरिया का 5 से 6 हो गया। फिर डिवाइड में क्या? लंबाई, तो आपने इसके नीचे लंबाई का लिखा। तो लंबाई कितनी है बेटा? 50% बढ़ी है। तो 50% की वैल्यू 1/2, 2 से कितना हो गया? 2 से बेटा 2 से हो गया 3। अब जब इनका आप डिवाइड करोगे तभी तो रेशो निकलेगा। तो आप इनको क्या कर दो? सीधा सीधा डिवाइड कर दो। यहीं पर इनको सीधा डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम जाएगा? 3 2 जा 6, 2 का मल्टीप्लाई 2 जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ 3 1 जा 3, 1 का मल्टीप्लाई 5 में तो 5 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो ये जो रेशो निकल का आया ना बेटा, ये b का रेशो आया। किसका रेशो आ गया? b का रेशो आ गया। अब ये कह सकते हो जो चौड़ाई है ना 5 से कितनी करनी पड़ेगी? 4 करनी पड़ेगी, यानी 5 से 4 होगी चौड़ाई। इसका मतलब 5 से कितनी होगी? 4 होगी। तो 1 की कमी हुई है, किस पे हुई है? 1 की कमी 5 पे। और 1 अगर मान लिया 1 की कमी 5 पे हुई है तो कितने परसेंट हो गया बेटा? ये हो गया आपका 20%। कितना हो गया? 20% हो जाएगा। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, कर लोगे इस तरीके से। देखो जैसा हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, L इंटू बी इक्वल टू ए को सोल्व किया, है ना बेटा? इसी तरीके से क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है। वो किस पे? वो क्वेश्चन पूछ सकता है स्क्वायर पे। अब स्क्वायर की फिगर क्या होती है? एक्चुअल में जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर जिसको हम वर्ग कहते हैं, वो बेटा एक रेक्टेंगल ही होता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम एक रेक्टेंगल की बात करते हैं, किसकी? एक रेक्टेंगल की, तो यहाँ पर जो L और B होता है ना, L और B, यहाँ L इज नॉट इक्वल टू B होता है, तब हम उसको रेक्टेंगल बोलते हैं। लेकिन अगर मान लिया कोई केस ऐसा बन जाए जिसमें L इज इक्वल टू क्या बन जाए? B बन जाए। L इज इक्वल टू क्या बन जाए? B, मतलब ये लंबाई जितनी है उतनी क्या बन जाए? चौड़ाई। तो L इज इक्वल टू B हो गया ना। तो फिर हम क्या काम करते हैं, क्योंकि ये साइड इसके बराबर होती है भाई,
आयत के अंदर ये साइड अपोजिट साइड इक्वल होती है और ये साइड इसके इक्वल हो गया। अगर जो साइड ये है वही साइड ये है बेटा, है ना, और ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो सारी साइड इक्वल हो गया ना। जब सारी साइड इक्वल हो गया तो हम उनको अलग अलग वेरिएबल से डिनोट नहीं करते, हम उनको किसी एक वेरिएबल से किसी एक नंबर से डिनोट कर देते हैं। जैसे कि मान लिया हम कह देते हैं वर्ग में कि वो क्या होगा बेटा, वो होता है एरिया अगर तुम्हें निकालना है, वर्ग का एरिया निकालना, तो आप कह देते हो साइड का स्क्वायर। आप ये बोलते हो साइड का स्क्वायर, और साइड का मतलब क्या, ए का स्क्वायर। अब ये ए कैसा आया, क्षेत्रफल आपने ऐसे निकाला आपकी एल इंटू बी, यहाँ पर क्या काम करा, जो एल है वही बी है, तो आपने कहा ए इंटू ए, क्योंकि एल ये है तुम्हारा ए और बी भी तुम्हारा क्या है, ए है, तो ए इंटू ए निकाला, यानी काम आप वही कर रहे हो, ए इंटू ए इज इक्वल टू क्या बना आपका एरिया बना। अब चेंजेस अगर तुमसे क्वेश्चंस में, जैसे क्वेश्चन से पूछा है कि एक वर्ग के प्रत्येक भुजा को 12% से बढ़ा दिया, है ना, एक वर्ग के प्रत्येक भुजा को किससे बढ़ा दिया, 12% से बढ़ा दिया, तो बताओ इसके क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट आएगा। तो भाई इसका इस बात का तो मतलब ये हुआ ना कि यानी जो ये चेंज भी कर रहे ये चेंज भी कर रहे, दोनों का चेंजेस कैसा है, सेम है, और दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हो भाई, यही तो लगा सकते हो आप सीधा x प्लस के वाई प्लस के एक्स वाई बटे 100। मैंने कहा था ना आपसे कि अगर दो वेरिएबल्स हैं तो ये दो वेरिएबल्स पर काम करने लगता है, ठीक है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 2, लेकिन दोनों चेंजेस जो होने चाहिए बेटा वो कैसे होने चाहिए, दोनों चेंजेस कैसे होने चाहिए आपके, बोलो, दोनों चेंजेस होने चाहिए आपके पॉजिटिव इंटीजर नंबर होना चाहिए, ठीक है, नहीं नंबर मतलब जो आपका परसेंटेज वैल्यू आएगी ना वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, बस ये बात ध्यान रखनी है। तो बताओ यहाँ पर क्वेश्चंस में कितना इंक्रीज किया, 12%, तो आप क्या काम करोगे, 12 प्लस 12 प्लस 12 गुना 12 बटे कितना 100, 12 कितना होगा बेटा 24, प्लस इसको 16 करो, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 बटे कितना 100, 2 के बाद डेसिमल लगाओगे तो 1.44, इसका सम करोगे तो कितना आएगा 25.44, इसका मतलब इतने परसेंट क्या हो जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा, 25.44% एरिया यहाँ पर बढ़ जाएगा। नहीं तो आप उस वाले मेथड से भी कर सकते हो, लंबाई में ए में चेंज कर लिया, फिर दोबारा से ए में चेंज कर लिया, दोनों का मल्टीप्लाई निकाल दिया तो ए निकल जाएगा वहां से, ठीक है। सेम पैटर्न के क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 10% से बढ़ा दी जाती है तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो आपको ये तो पता ही होगा कि ये हमारे एक सर्कल होता है, इस सर्कल में जो सेंटर पॉइंट होता है उससे अगर आप इसके सरकमफेरेंस, इसकी परिधि पर किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर कंसीडर करोगे, नापोगे, मेजर करोगे तो हमेशा इक्वल आता है। इसलिए हम कहते हैं सेंटर से लेकर जो इसकी सरकमफेरेंस है परिधि तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम आर बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और जब हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं ना बेटा, इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूं, एरिया ऑफ सर्कल की बात करता हूं, तो बनता है पाई आर का स्क्वायर। यानी सिर्फ और सिर्फ एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, केवल पाई चाहिए, केवल आपको आर चाहिए। और पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है जो किसको डिनोट करती है, 22/7 को डिनोट करता है, ठीक है, 3.14 या 22/7 को डिनोट करता है। अब आप एक बात देखो, जैसा आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, यानी आप किसकी बात कर रहे हो बेटा, ए की बात कर रहे हो, एरिया की बात कर रहे हो ना। अब यहां पर क्या हुआ, आर का स्क्वायर हुआ है, किसका स्क्वायर हुआ, आर का स्क्वायर हुआ है। जब हम कोई चीज परसेंटेज में फाइंड आउट करते हैं, किसमें करते हैं, परसेंटेज में फाइंड आउट करते हैं, तो उस कंडीशंस में जो हमारे चेंजेस होते हैं ना, जब हम किसी चीज को इंक्रीज या डिक्रीज करके करते हैं क्वेश्चंस को, तो जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है ना उसका कोई रोल नहीं होता। क्यों, क्योंकि अगर आप उसको कंसीडर करते हुए चलोगे तो लास्ट में वो कट जाता है, क्या होता है, वो कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए उसका कोई रोल नहीं बचता। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ किस पे बात करते हैं, वेरिएबल पे बात करते हैं, जो चीजें चेंजेस होती रहती हैं, है ना, जैसे रेडियस बदलती रहती है ना, वृत्त की क्या होती है, रेडियस बदलती रहती है, तो हम बात किस पे करेंगे, केवल रेडियस पे करेंगे। अब रेडियस क्या, रेडियस का स्क्वायर तो आप कहोगे आर इंटू आर, रेडियस का स्क्वायर का मतलब आप क्या कहोगे, आर इंटू आर। और वृत्त की त्रिज्या 10% से बढ़ा दी है, किस परसेंट से बढ़ाई है बेटा, 10% से बढ़ाई है। अब क्वेश्चन आपका यही बनेगा, x प्लस के वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, या आप दूसरे मेथड से करोगे, आर की 2 बार मल्टीप्लीकेशन करने के बाद मल्टीप्लाई कर देना, ए निकल जाएगा, है ना। तो ये कितना जाएगा बेटा 10 प्लस का 10 गुणा 10 बटे कितना 100, हर बार, ठीक है, इंक्रीज हो रहा ना, आर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इससे कैंसिल आउट हुआ, तो 10 और 20 कितना होगा, 21% हो गया। अब आप ये कह सकते हो कि क्षेत्रफल जो है उसका, वो अगर आप उसकी त्रिज्या को 10% से बढ़ा दोगे तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, उसका क्षेत्रफल इंक्रीज हो जाएगा बेटा कितना,
21%। ठीक है, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड के ऊपर आ चुका है, सभी बच्चे सोल्व करेंगे और सबसे पहले समझेंगे कि जो आपके पास यहाँ फिगर है उसका मतलब क्या है। ठीक है, ये फिगर्स जो है ना 2D के अंदर पढ़ते हैं, 3D के अंदर पढ़ते हैं, इनका सबके आपके पास क्या होने चाहिए, फॉर्मूले होने चाहिए बेटा। ठीक है, अगर आपके पास फॉर्मूले तुम्हारे याद नहीं है तब आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। आपको ये पता होना चाहिए रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, उसका एरिया कैसे निकालते हैं, उसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, है ना। या हम कोई भी फिगर की बात कर रहे हैं, अगर चाहे हम सर्कल की बात कर रहे हैं, क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, क्यूब की बात कर रहे हैं, सिलेंडर की बात कर रहे हैं, कोन की बात कर रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, उनके सबके फॉर्मूले आप याद करो। ठीक है, इनका हर किसी पे क्वेश्चन बनता है। जैसे अगर अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, एक घनाभ की लंबाई 10% से बढ़ जाती है ना। एक घनाभ की लंबाई जो है वो 10% से बढ़ जाती है, इसकी चौड़ाई 20% से बढ़ जाती है और ऊंचाई 50% से घट जाती है, तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूं किसी घनाभ की, यानी अगर मैं बात करता हूं बेटा क्यूबॉइड की, किसकी बात करता हूं, क्यूबॉइड की बात करता हूं, तो क्यूबॉइड को हम कहते हैं बेटा घनाभ। क्या कहते हैं, घनाभ। अब बेसिकली ये होता क्या है, एक शब्द तो होता है बेटा घन, अगर आपको पता है, घन को तो आप बोलते हो क्यूब, है ना, और एक होता है क्यूबॉइड जिसको आप बोलते हो घनाभ। एक्चुअल में घन और घनाभ दोनों 3D के अंदर आता है। क्या आता है, 3D के अंदर आता है। जब हम घन की बात करते हैं ना, तो जब आप डाइस की बात करते हो, डाइस खेलते हो ना, डाइस लूडो खेलते हो, तो उसके अंदर जो डाइस होता है वो बेटा एक प्रकार क्या होता है, घन होता है। इसके अंदर क्या इक्वालिटी है, इसके अंदर L = B = क्या होता है, H होता है। तीनों साइड बराबर होती है, लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी, तो उसको हम बोलते हैं घन, क्यूब बोलते हैं उसको। ठीक है, तो एक तरीके से डाइस होता है, जो पासा होता है वो क्या होता है बेटा, एक क्यूब होता है। लेकिन जब हम क्या काम करते हैं, क्यूबॉइड की बात करते हैं, तो यहाँ पर लेंथ की चेंजेस हो जाती है, तब उस कंडीशन में उसको क्या बोल देते हैं, घनाभ बोल देते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर वॉल्यूम की, किसकी बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, मतलब आयतन की बात कर रहा हूँ, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा कितना, ऊंचाई, बस ऐसे काम करेगा ये। ठीक है, अब तीनों जगह चेंजेस किया गया है। अब देखो हमारे पास जो फॉर्मूला था x + y + xy बटे 100, वो किस पे चेंजेस हो रहा था बेटा, वो चेंजेस हो रहा था जब हमारे पास केवल 2 वेरिएबल थे, हम 2 पैरामीटर में चेंज कर रहे थे, तब हम उसको अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बेस्ट ऑप्शन होगा रेशो वाला मेथड। जैसे लंबाई 10% इंक्रीज करी है, लंबाई कितनी % बढ़ाई है, 10%, चौड़ाई कितनी % बढ़ाई है बेटा, 20%, और ऊंचाई बताओ कितनी करी है, ऊंचाई है 50% से घटा दी, 50% से घटा दी ऊंचाई। तो आप क्या करोगे, देखो तीनों का मल्टीप्लीकेशन तो वॉल्यूम है, तो आप सबसे पहले लंबाई का रेशो बना लो भाई, लंबाई का रेशो 10% की वैल्यू 1/10, 10 से कितना हो गया बेटा, 11 हो गया। अगर मैं बात करूंगा चौड़ाई की वैल्यू 20% है, 20% की वैल्यू 1/5 होती है, 1/5 का मतलब 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। अब ये डिक्रीज हुआ है, आपका जो ऊंचाई है वो डिक्रीज हुआ है, 50% 1/2 होगा, 2 से कितना बन गया आपका, 1 बन गया, 2 से कितना बन गया, 1। यही आपका क्या बेटा, वॉल्यूम है, यही क्या आपका वॉल्यूम है। अब या तो आप इसको सिंपलीफाई कर लो, जो आप सिंपलीफाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो, 10 का मल्टीप्लाई 5 में, 10 × 5 = 50, 2 = 100, ये सीधा सीधा वॉल्यूम 100 आ गया यहाँ पर। और चेंज होने के बाद कितना है, 11 × 6 = 66, चेंज होने के बाद कितना है बेटा, 66 है। तो अगर मैं बात करूंगा किसकी, 66 अगर आपका बन चुका है, 100 था पहले, कितना होगा बेटा, 66 हो गया। और मैंने आपको बताया था जब कोई चीज 100 पे कैलकुलेट करते हो आप, 100 पे अगर कोई भी चीज आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो इस बात का मतलब होता है जो भी वैल्यू आएगी वही क्या होगी, परसेंटेज वैल्यू होगी। ठीक है, अगर मैं कहूँ 100 से कोई चीज कितने पे होगी, 66 पे चली गई, तो कमी कितनी होगी आप ये बताओ। अगर मैं पूछता हूँ कमी कितने की होगी, तो आप कहोगे 34 की होगी। कितनी होगी बेटा, 34 की होगी ना, है ना, 34 की होगी। तो आप सीधा सीधा बोलोगे कि 34% की कमी हो जाएगी किसमें, वॉल्यूम में। ठीक है, 34% की कमी हो जाएगी वॉल्यूम में। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ठीक, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आया तो बेटा कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, और कल हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए अच्छे टाइप्स को लेकर और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को लेकर। ठीक है, तो इतने ही बच्चे, जय हिंद।